कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल रांची द्वारा जो मॉडल सेट क्वेश्चन है उसका हम लोग सेट 2 जो है वह करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance r exert a force F on each other। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो r है। If the charges are half, अगर चार्जेस को हम लोग हाफ करते हैं and distance between them is double, then the new force acting on each charge, तो जो नया फोर्स होगा प्रत्येक चार्ज में वो कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट? तो यहाँ पर सिंपल F इज इक्वल टू, जो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उससे हम लोग क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यू स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो Q1 Q2 के बजाय हमने Q लिखा तो Q स्क्वायर हो गया और जो सेपरेशन है वो R है तो यहाँ पर हमने R स्क्वायर लिखा। ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर चार्जेस को जो है आपने हाफ कर देना है तो F डेस का वैल्यू कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे देखिए Q/2 इंटू Q/2, राइट? एंड डिस्टेंस जो है उसको आपको डबल करना है तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इंटू ये हो गया 4r स्क्वायर, राइट? तो आप यहाँ पे देखो F डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ये F दिया गया है, तो F डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F/16 है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हम लोगों का F/16। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। इंडस्ट्री किधर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है। अगर सपोज करिए आपको जो है SI यूनिट नहीं याद है तो आप जो है हमेशा फॉर्मूला पे जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राइट, ठीक करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, राइट, तो उसमें क्या होगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग क्या जानते हैं? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इस तरह से पैरेलल होगा। आपको क्या रखना है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मालूम है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे देखो अगर AB जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक एंड पे आप देख रहे हैं -Q चार्ज है, दूसरा एंड पे क्या है? +Q चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा?
टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा। यहां पर F लगेगा QE के बराबर और यहां पर जो है इस डायरेक्शन में F लगेगा कितना के बराबर, QE के बराबर। तो चूंकि फोर्स जो है वो आपका QE यहां भी लग रहा है, QE यहां भी लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और टॉर्क जो है वो क्या है, तो सिंपल हम लोग देखते हैं काउज ऑफ रोटेशन है। अगर सपोज करिए अगर ये आपका एक बॉडी है तो फोर्स जो है आपका इस तरह से लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी रोटेटेड, है ना। तो जब कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो वहां हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नेट जो फोर्स है, ठीक है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स तो 0 होता है। ये टॉर्क है, बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स होता नहीं है ओनली टॉर्क होता है, neither a net force nor a torque। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक टॉर्क, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम क्यों होगा, एक्चुअल में क्या होता है, V इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डेल्टा U बाई Q होता है, राइट। डेल्टा U जो है आपका एनर्जी है, इसके लिए आप क्या लिखते हो, जूल, इसके लिए कूलम, है ना। तो 1 जूल बटा 1 कूलम ऑप्शन में है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, पोटेंशियल यहाँ पे देखिए 1 जूल बाई 1 कूलम, यही है ना, यस यस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a dielectric slab is introduced in between the two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance क्या होगा, रिमेंस सेम, रिमेंस सेम होगा, क्या होगा नीरज, इंक्रीज होगा ना। ये तो सेम क्वेश्चन में था जी, सेट 1 में भी था सेम, ठीक है। ऐसे कैसे होगा, हाँ ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस, है ना। तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S बटा D। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो ये एप्सिलॉन R का वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। एप्सिलॉन R का वैल्यू जो है एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसका ज्यादा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट, देन इट्स कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये में आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। जब आपको पढ़ा रहे थे उस समय हमको लगता है कि ये क्वेश्चन को ही हम लिख दिए थे, है ना। जब कैपेसिटर जो है हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें नोट में हमने बताया था आपको कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, राइट। देखिए द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू बताना है 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ये हमेशा आता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर एक ऐसा रीजन है जहां पे पोटेंशियल जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, और चौथा ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव नेसेसरी चार्ज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक क्या होगा, 0 कैसे,
तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है माइनस dp बाई dx। dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। Yes, sir. यहाँ पे बोला जा रहा है एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम दो पोटेंशियल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जो चेंज इन पोटेंशियल है वो जीरो होगा क्योंकि V इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंस क्या होगा? कुछ नहीं। तो dv जो है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which one is not correct expression for energy stored in a capacitor? तो हम लोग जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन बोलता है, यानी कि जो पहला है U इज इक्वल टू हाफ CV, ठीक है। अब हम लोग जो है एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं कि Q इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है? CV होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए U इज इक्वल टू हाफ इंटू C के जगह में क्या रख देंगे? क्यू बाई भी इंटू बी स्क्वायर। तो ये एक भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप देखो हाफ क्यू भी, ठीक है। तो ये हाफ क्यू भी जो है ये भी हम लोगों का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो हाफ क्यू भी दिया है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर Q इज इक्वल टू सी भी है तो U इज इक्वल टू हाफ C। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी है ना उसके जगह में Q बाई C रख देंगे, तो Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो एक C कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C, है ना, Q स्क्वायर बाई 2C। ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप देख रहे हो कि विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन जो है ये पूछा है। तो यहाँ पर जो है हाफ CV स्क्वायर जो है ये भी करेक्ट है, Q स्क्वायर बाई 2C जो है ये भी करेक्ट है, हाफ क्यू भी जो है वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो विच इज नॉट करेक्ट? B स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईच, है ना। एसआई यूनिट जो है ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? E dot ds। हाँ जी, E dot ds। E डॉट ds ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जो है हम लोग लिखते हैं E डॉट ds। तो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और ये जो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये दो ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर C, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है, ठीक है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हम लोगों का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बोलते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। ये सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड A। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी, ठीक है। तो सपोज करिए अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक क्यूब के अंदर है ना, एक क्यूब जो है उसके अंदर जो है अगर हम लोग देखें इस तरह से एक क्यूब है, इसका साइड जो है वो बोला जा रहा है कि A है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके फेसेस पे कितना होगा, मतलब एक फेस का पूछा है, ठीक है, एक फेस का। तो अगर चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर पे है और पूरा का पूरा क्यूब की वजह से पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम लोग Q बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। ये कौन सा लॉ है? ठीक है, गॉसेस थ्योरम या गॉस लॉ जो है, ठीक है, उसमें हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर पूरा क्यूब का पूछता, ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते, लेकिन सिर्फ एक फेस का पूछ रहा है, तो ऐसा टोटल कितने फेसेस है? 6 और सब में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट ऑप्शन जो है वो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ऑप्शन में। यस सर।
तो यहाँ पे देखिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है फॉलो कौन करेगा? यहाँ पे देखिए, ठीक है, समहाउ जो है, ठीक है, बोलता है कहीं कहीं पर आपको जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर लेस देन 106 वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है, तो उस केस में सेमीकंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसा कहीं कहीं जो है देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय जो है, अगर आप सही ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर जो है ऐसा हम लोग क्यों बोलेंगे, ठीक है, कि कंडक्टर ही होगा, है ना। एक्चुअल में जो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है और जो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल एक दूसरे से रिवर्स है, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में देखें, जैसे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जो है आप जानते हो जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करता है कि जो नेबरहुड में जो दूसरे जर्मेनियम के एटम हैं इनके साथ मिलकर, ठीक है, ये क्या बना लेगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो शुरुआत में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप हीट करते हो, ठीक है, तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी गेन करते हैं और ये जंप करते हैं, कहां से? ठीक है, बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और एक बार कंडक्शन बैंड में गया तो उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करता है, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेगा तो वो कंट्रीब्यूट भी करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम लोग कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है, बट एट हायर टेम्परेचर जो है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है? तो एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्शन बैंड जो है वो बिल्कुल क्या रहता है? वैकेंट रहता है, खाली रहता है, ठीक है। दैट्स वाई जो है, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हायर टेम्परेचर देंगे तो धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ता है कंडक्शन बैंड में, और नंबर ऑफ होल्स जो है, ठीक है, वो बढ़ता है कहां पर? वैलेंस बैंड में। और ये जो होल्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ही ऐसे चार्ज कैरियर जो है वो काम करते हैं, किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटती है। ये किसके केस में होता है? सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर के केस में अगर देखें तो कंडक्टर के केस में जो है हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस। दोनों ही चीजें जो हैं, ठीक है, वो इंक्रीज करती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। तो अब I और V के बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं किसमें? ठीक है, कंडक्टर के केस में। तो कंडक्टर के केस में अगर आप देखेंगे ये I हो गया और ये V हो गया, तो ये ग्राफ जो है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में जो है अगर हम लोग देखें कि I जो है, ठीक है, और V के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप जो ओम्स लॉ देखते हो, ठीक है, तो वहां पे जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट बनना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कंडक्टर के केस में जो है अगर रॉ और टेम्परेचर के बीच का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, किसके किसके बीच में? तो रॉ और टी के बीच में जो है अगर हम लोग ग्राफ देखें तो वह इस तरह से बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये किसके केस में है? कंडक्टर के केस में। लेकिन अगर हम लोग देखें रॉ और टी, ठीक है, इनके बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में, तो वह एक्चुअल में किस तरह से बनेगा? इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है और जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है एक दूसरे के क्या है? जस्ट रिवर्स है। तो अगर एक जो है ओम्स लॉ को ओबे करेगा तो दूसरा ओबे करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स वाई जो है, ठीक है, ओम्स लॉ फॉलोड बाय हम लोग कंडक्टर्स जो है इसी को हम लोग करेक्ट ऑप्शन जो है वो मानते हैं, ठीक है।
सेटिंग से बना अभी ओपन है कांस्टेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd varies with the intensity of electric field as per the relation। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का रिलेशन कैसा होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है vd इज इक्वल टू e बटा m इंटू टॉप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? e बटा m इंटू टॉप। अब आपको पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? e है। तो vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखो, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो आपको ये बार बार बताया गया है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है ना, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, किरचॉफ जो है उसका दो लॉ है, एक को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ पॉइंट रूल या लॉ, ठीक है, या उसी को हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं या फर्स्ट रूल बोल सकते हैं, किरचॉफ पॉइंट रूल या किरचॉफ जंक्शन रूल। और ये जो है बेस्ड होता है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये पहला सेट का क्वेश्चन में भी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है, ये तो हो गया चार्ज पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें है किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्लोज सर्किट रूल के नाम से भी जानते हैं, मेश रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। जो रेजिस्टिविटी है एक्चुअल में द रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल एंड द कंपोजिशन इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्चुअल में रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे, कि वो मटेरियल जो है किन किन चीजों से मिल के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लेंथ दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है किसको? रेजिस्टिविटी। और उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज कैसे कर सकता है? बाय मींस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का टेम्परेचर। राइट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel, then total EMF and internal resistance will be। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं, राइट, इस तरह से जो है, अगर मान लो है ना, ये सेल्स है, इन सेल्स को जो है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? पैरेलली जोड़ते हैं ऐसे। यहाँ पर क्या जोड़ते थे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस तरह से जोड़ा। ठीक है, सबका ईएमएफ जो है ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते थे क्या? स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल के केस में? अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है ना और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो सीरीज में क्या होता है? n r, और पैरेलल में क्या होता है? r n। लेकिन यहाँ पर जब ईएमएफ की बात करेंगे तो पैरेलल के केस में क्या होता है? एक टाइम पे एक ही सेल जो है वो काम करेगा, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, ई और r/n।
नहीं सीरीज का इसलिए बता दिया क्योंकि अगर सीरीज को पूछ दिया तो आप उसके लिए भी याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज। यहां पर क्या है, जो रेजिस्टिविटी है एलॉय का, है ना, जो एलॉय मैंगनीज है ना, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर लिखता है, इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखता है, इंक्रीजेस रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखता है, और डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखता है। तो हमेशा जो है एक चीज जानिए, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलॉयज plays an important role in deciding the effect of temperature on resistivity of alloy। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसका, एलॉय का, वही इंपॉर्टेंट रोल जो है, ठीक है, वो प्ले करता है डिसाइडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। तो एक चीज क्या है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस मोबाइल इन एलॉयज। एलॉयज के केस में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लेस मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल तो है, मोबिलिटी तो है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसमें कंपैरेटिवली कम है। तो सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर से जो है, ठीक है, वो आपका बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लगभग जो है टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट होगा, राइट। रैपिडली मतलब तेजी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे, तो when two resistors are connected in parallel, जब कभी भी दो रेजिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं, the effective area of cross section through which the current can pass increases। तो जो इफेक्टिव एरिया है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है R जो है, ठीक है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, और जब कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, तो जो इफेक्टिव एरिया है क्रॉस सेक्शन का, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, एंड दैट इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर जो है उसको इंटरचेंज कर देंगे, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में चेंज नहीं करता है, ठीक है, नॉट चेंज जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्या होगा, नॉट चेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The nature of parallel current and anti-parallel currents are। जो नेचर है पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल करंट का, वह क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अगर इन दोनों का डायरेक्शन जो है, ठीक है, वह सेम रहता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, और इनका डायरेक्शन जो है अगर एक दूसरे के अपोजिट रहता है, रिपेल करता है, तो ये है पैरेलल, ये है एंटी पैरेलल। तो यहां पर देखिए, ठीक है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग on a circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. If velocity of the charged particle is double and strength of magnetic field is half, then radius becomes right। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस जो है उसमें क्या चेंजेस आएगा। तो हम लोग जानते हैं द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स
ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है QBB। अगर सर्कुलर पाथ पे अगर उसको मूव करना है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ये जो QBB है उसको mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, QBB दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए mv²/r होना चाहिए। एक भी जो है हम लोग हमारा कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv/qb हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है उसको आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो m इंटू क्या हो जाएगा, मान लिया जाए, ठीक है, आप r' निकाल रहे हो तो m इंटू क्या हो गया 2b हो गया, चार्ज पे एज इट इज है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, यानी कि ये b/2 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4mv/q, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो पहले जितना था उससे ये कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स H क्या होगा, वेबर। सीजीएस यूनिट पूछता तो मैक्स वेबर 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्स। समझे, देखो जहां तक सवाल है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वो होता है वेबर, और सीजीएस यूनिट क्या होता है मैक्सवेल होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं V.A। ये अगर 1 वेबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ऐसा यूनिट है। सीजीएस में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस, 10⁻⁴ गॉस, ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर है इसी को बोला जाता है मैक्सवेल। तो यहाँ पर देखिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होगा वेबर। अगर पूछ दिया सीजीएस तो मैक्सवेल, पूछा 1 वेबर इज इक्वल टू कितना मैक्सवेल तो 10⁸ मैक्सवेल। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का पूछा SI यूनिट तो टेस्ला, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस तो 10⁴ गॉस, ओके। नेक्स्ट वन है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो है पॉजिटिव आयन